हाँ भाई, करें शुरू। कौन से क्वेश्चन देखने हैं अभी? अति लघुत्तरात्मक। उधर 5 बाकी है, वो बाद में देखेंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कौन सा चैप्टर है ये? चलो पहला क्वेश्चन देखें। परमाणु का समस्त धनावेश उसके भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र में संकेंद्रित होता है, यह किस प्रयोग द्वारा पता चलता है? अरे रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, और उसका नाम पूछेगा एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। नाम क्या लिखोगे? एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, और है किसका? रदरफोर्ड का। ठीक है भैया, फिर चलिए आगे। परमाणु संरचना से संबंधित रदरफोर्ड मॉडल की कोई 2 कमियां। कौन सी 2 कमियां थी? एक तो ये बोला कि कौन से पथ में चक्कर करता है? इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर करता है, जिससे परमाणु का स्थायित्व खतरे में पड़ रहा था। दूसरा रेखीय स्पेक्ट्रम वाला। हो गई 2 कमियां। हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/π है तो कौन सी कक्षा में स्थित होगा? अरे हाइड्रोजन का संवेग होना कितना चाहिए? NH/2π ये होना चाहिए। और इसने संवेग का मान दिया कितना है? इसने दिया है, बोला है कि h/π होता है, तो h/π होता है, तो ये ले भाई h/π होता है, तो n बराबर है 2, यानी दूसरी कक्षा में चक्कर काट रहा है। हो गया काम। चलिए आगे। हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है? ये अपन ने पीछे पढ़ा था एबेसडे वाले में, पराबैंगनी। किसी हाइड्रोजन सम परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तुम कहोगे सर -13.6 होती है, वो हाइड्रोजन की होती है। ये बोल रहा है हाइड्रोजन सम परमाणु, यानी हाइड्रोजन के जैसा परमाणु। अरे किसके जैसा? हाइड्रोजन के जैसा परमाणु है, उसके लिए कितनी है? -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तृतीय बोहर कक्षा में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? परमाणु वही है, तो देखो ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? nवीं कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो होती है E1 हाइड्रोजन इंटू Z² यही होती है, Z²/n²। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे इसमें? यहाँ हाइड्रोजन से अपने को मतलब नहीं है, यहाँ पर देखो Z भी सेम है। ठीक है, हाइड्रोजन से लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन सम परमाणु, हाइड्रोजन के जैसा परमाणु है, यानी n² के क्या चलेगा? व्युत्क्रमानुपाती चलेगा। Z तो सेम है, Z सेम बच गया कौन? n²। ये भी सबके लिए सेम फिक्स मान है इसका, तो कितना होता है? -13.6। Z का मान यहाँ पर हाइड्रोजन सम परमाणु है, जो भी मान होगा Z का मान फिक्स होगा। बदलेगा कौन? n बदलेगा, यानी सीधी सीधी यहाँ पर जो एनर्जी है वो n² के व्युत्क्रमानुपाती रहेगी। पहले में कितनी है? 27.2। तो तीसरे में कितनी होगी? तीसरे में आ जाएगी कैसे? E3। क्या रहे? E3 बराबर हो जाएगी E1 इंटू Z²/n²। तो Z तो वही है। ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम किसकी आएगी? n² की। तो अपन सीधा सीधा लिख देंगे, जो E3 है वो आएगी -27.2/3 का स्क्वायर, यानी 9। और 27 में 9 का दोगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगी। ठीक है, कर दोगे 3 पॉइंट, हाँ माइनस में आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा मात्रक। क्लियर है? फिर चलिए आगे। हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के लिए पूछा त्रिज्याओं का अनुपात। क्या पूछा है? तो देखो टाबरियो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा, सीधा पेपर की खोपड़ी में। पक्का? चलो देखो फिर फटाफट, किसका अनुपात पूछा है? त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो देखो त्रिज्या के लिए अपन बोलते हैं Rn बराबर R1 हाइड्रोजन इंटू n²/z। त्रिज्या के लिए ये बोलते हैं n²/z। है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो भैया z का मान 1। खत्म कहानी। R1 हाइड्रोजन फिक्स रहेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको भी देखिए, कई जगह लिखते हैं इसको 0.53 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है, कई जगह इसको लिख देते हैं 0.5 एंगस्ट्रॉम, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही बात है। देखो इसको 9 को इधर कर दिया, राउंडिंग ऑफ तो 3 हो गया, 3 को राउंडिंग ऑफ किया तो 5 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे भी इसको लिख सकता है। सीधा सीधा आर के कौन है, एन स्क्वायर समानुपाती है। एन स्क्वायर क्या है भैया, समानुपाती है। तो बोलो R1 मतलब पहली कक्षा, तो पहली कक्षा के लिए n का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अनुपात R2 तो इधर आ जाएगा अनुपात 2 का स्क्वायर। अनुपात R3 तो इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा तो ये भी क्या बढ़ता जाएगा रे, आगे बढ़ता जाएगा। यानी सीधा सीधा अनुपात बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात आगे 25 ऐसे चलता रहे, 16 25 36 ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है। ये तो चलो यहाँ त्रिज्या का पूछा, अनुपात तो और भी पूछ सकता है। किसका पूछ सकता है, वेग का पूछ सकता है। किसका पूछ सकता है, तो वेग के लिए भी है भैया सिंपल सा, क्या है, VN V1 हाइड्रोजन इंटू Z/N। अरे पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे इसका, क्या कर देंगे, हाँ, कि ऐसा क्वेश्चन बना तो इसके जैसे और क्वेश्चन भी तो बना सकता है। किसका, वेग का। चलो वेग का देख लेते हैं। यहां देखो क्या चीज होगी, V1 हाइड्रोजन सेम है, Z सेम रहेगा हाइड्रोजन के लिए, बदल कौन रहा है, N। तो ये जो V है वो N के बना व्युत्क्रमानुपाती, यानी V1 अनुपात V2 अनुपात V3 ऐसे चलता रहेगा। तो ये अनुपात बनेगा 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। क्लियर है। अब देखिए तीसरा, ऊर्जा के बारे में भी तो पूछ सकता है, कोई मना थोड़ी करेगा रे। बताओ कुछ कर पाओगे अगर ऊर्जा के बारे में पूछ लेगा तो, क्या कर पाओगे, आंसर बता पाओगे आराम से। इसका भी पूछ सकता है कि ऊर्जा का अनुपात बताओ, तो ऊर्जा का भी कर देंगे अपन। तो कैसे करेंगे भैया, देखो, अरे ये तो फिक्स रहेगी, ये भी फिक्स रहेगा, बदल कौन रहा है, तो ये N स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती जाएगा ना टाबरियों। तो इसका अनुपात यहां देख लें क्या, E1 अनुपात E2 अनुपात E3 ऐसे आएगा। तो 1/1 अनुपात 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/16 25 ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है। चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। यहां से बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है 2 नंबर 3 नंबर का। वो कैसे बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा द्वितीय कक्षा तृतीय कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात 1/4/9 होता है। तो तुम कहोगे सर ऐसा सिद्ध कैसे करेंगे हम इसको। अरे बहुत सिंपल है। कैसे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए सबसे पहले अपने को ये जो फॉर्मूला आया था ना त्रिज्या का, इसको निकालना है। जो अपन ने देखे थे ना 3 फॉर्मूले, इसका इसका और उसका, तो इसका त्रिज्या का फॉर्मूला यहाँ तक निकालना है। यहाँ तक निकाल के फिर ये बताना है कि ऐसा होता है, इतनी सिद्धम सिंपल है। ऐसा यहाँ भी पूछ सकता है कि वेग के लिए सिद्ध कीजिए ये अनुपात रहते हैं। तो पहले वेग के लिए फॉर्मूला निकालोगे, फॉर्मूला निकाल करके फिर ये बता दोगे, सिंपल। ऐसे ही ऊर्जा के लिए पूछ सकता है, तो ऊर्जा के लिए भी क्या कर दोगे, सबसे पहले ये फॉर्मूला निकालोगे और ये फॉर्मूला निकालने के बाद ये बता दोगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भैया। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि यहाँ n/z होता है, यहाँ z/n होता है, वहाँ z²/n² होता है, यही कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर दे। कैसे, आपको एक चीज पता है कि n का मान बढ़ता है तो कोस का आकार बढ़ता है, सीधी सी बात है। यानी n का मान बढ़ता है, जैसे अपन ऊपर से नीचे जाते हैं आवर्त सारणी में तो आकार बढ़ता है, क्यों, n का मान बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, n का मान बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, मतलब त्रिज्या बढ़ रही है। तो n सीधी सीधी समानुपाती है त्रिज्या के। ठीक है, और n पे स्क्वायर त्रिज्या में भी है और ऊर्जा में भी है, दोनों जगह। अरे दोनों जगह। एक वेग है जहां कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो समानुपाती तो किसके है, त्रिज्या के। तो n स्क्वायर है और z इसके क्या रहता है, व्युत्क्रमानुपाती त्रिज्या के।
एक याद रख लो n²/z। वेग वाला याद रखना है, ये जो त्रिज्या है ना इसका जस्ट उल्टा है त्रिज्या वाले का, लेकिन कोई स्क्वायर नहीं है वेग पे। वेग वाले में कोई स्क्वायर है नहीं, याद रह जाएगा। और वेग वाले में z/n है, तो ऊर्जा वाला वेग वाले के जैसा का जैसा है, बस इसमें स्क्वायर है। कैसे याद रखेंगे? कोस बढ़ता है, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है मतलब त्रिज्या बढ़ती है, यानी त्रिज्या वाले में तो n रहेगा समानुपाती, लेकिन वो n स्क्वायर रहेगा, तो फिर z को मजबूरी में नीचे जाना पड़ेगा। सिंपल। फिर बात करेंगे किसकी? वेग की। वेग इसका जस्ट उल्टा है, बस स्क्वायर नहीं आएगा। फिर आएगी ऊर्जा, ऊर्जा वेग वाले के जैसा का जैसा है, बस स्क्वायर आ जाता है। अब कंफ्यूज नहीं होगे? पक्का? इसीलिए ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला, क्योंकि ऑप्शन में चारों मिलते हैं। ऑप्शन जो आता है ना इसमें, ये क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। कोई सा ही फॉर्मूला लगाओगे आंसर तैयार मिलेगा आपको। आपने गलती से फॉर्मूला ये लगा दिया और ऑप्शन में ये मिलेगा, आप तुरंत टिक करके आ जाओगे, बाहर आओगे चौड़े होके, मेरे सारे क्वेश्चन सही है हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिलाने लगोगे, मेरा तो ये भी गलत है, मेरा तो ये भी गलत। ऐसे होता है ना एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं ऐसे बड़े ऐसे आराम से कि मेरे सारे सही है। बस आज तो फोड़ दिया पेपर को, पेपर के खोपड़ी में छेद कर दिया। रे क्या कर दिया? हाँ, पर फिर बाहर आके चेक करते, अरे यार मेरा तो ये भी गलत है, मेरा तो ये भी गलत है। समझ रहे हो? ठीक है, मतलब तुम पेन तो लेके गए थे, उसमें स्याही नहीं थी रे, फीका चल गया तुम्हारा पेन है। इसलिए ध्यान रखें, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है मतलब रिवीजन चाहिए, बार बार क्या चाहिए? रिवीजन। ठीक है, कितना पढ़ रहे हो कोई मायने नहीं रखता है रे, कितनी बार पढ़ रहे हो यही मायने रखेगा रिजल्ट के लिए। ठीक है, अरे ज़्यादा ही मोटिवेट हो रहा है छोरा। हाँ भाई चलिए आगे, छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा? अरे हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में ऊर्जा होती कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये तो टोटल एनर्जी है भैया। कौन सी एनर्जी है? अपने को पता है स्थितिज ऊर्जा टोटल एनर्जी के जैसे की जैसी होती है, लेकिन डबल होती है। जैसे के जैसी का मतलब क्या है? नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव है तो वो भी लेकिन होती इसका डबल है, यानी स्थितिज ऊर्जा जो है वो होती है 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो यहां बोल देंगे 2 इंटू टोटल एनर्जी कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हो गई कितनी? 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मात्रक लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे। हाँ भाई, यदि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम ली जाए तो चौथी बोर कक्षा की त्रिज्या लिखिए। अरे भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी बताया था 0.529 एंगस्ट्रॉम की जगह 53 भी लिख सकता है और 5 भी लिख सकता है। 5 लिख दिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कितना एंगस्ट्रॉम बोला? कौन सी कक्षा की? पहली की है 0.5 भैया, चौथी की पूछी है। तो त्रिज्या चौथी की ज्ञात करनी है तो R1 हाइड्रोजन इंटू n²/z। z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, यानी R1 हाइड्रोजन कितना? 0.5। 4 के लिए लिखोगे 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी हो गया 8 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में है ना तो एंगस्ट्रॉम आएगा मात्रक। बोलो क्लियर है? पक्का? चले आगे, चलिए। हाँ भैया, कौन सा है नेक्स्ट? बोर सिद्धांत में कोणीय संवेग के क्वांटीकरण से संबंधित गणितीय सूत्र लिखिए। अरे क्वांटीकरण क्या बताया था कोणीय संवेग का? कि जो कोणीय संवेग होता है एनवी कक्षा के लिए, MVR बोलते हैं ना जिसको, यही तो लिखा था, वो NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही अपन ने प्रतिबंध बोला था। कौन सा प्रतिबंध बोला था? बोर प्रतिबंध। ठीक है भैया, चलिए आगे। क्या? कौन सा रह गया? 9वां रह गया। अच्छा, ये 10वां करा दिया था क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर दबे हुए थे। बामर श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य
अरे बामर की अंतिम रेखा, अरे कहीं भी लाइमन बामर पास्टन पूछ ले तो तुम्हें मैंने एक ही तरीका बताया इनका क्वेश्चन सोल्व करने का। वो तरीका कौन सा? ऐसे लाइन खींच देने का रहे, क्या कर देने का? बामर की बात कर रहा तो बामर तो n बराबर 2 में आती है, बामर 2 में आती, पहली बामर तो यहीं से आ जाती है रे। इसने कहा बामर की अंतिम, तो बामर की अंतिम कहाँ से आएगी? अनंत से आएगी टाबरियों। कहाँ से आएगी? यानी n2 बराबर अनंत है और n1 बराबर है 2 है, तो ये है बामर की अंतिम तरंग दैर्ध्य। पूछा क्या आपने को? बामर श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य लिखिए, यानी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। किसकी? बामर के अंतिम की। तो कौन सी बड़ी बात है? देखो 1/λ बराबर r/z², 1/n1² माइनस 1/, तो कर दो टाबरियों। किसके लिए बोला? हाइड्रोजन के लिए। तो z बराबर 1 रख दूं, लो n1 1/, अनंत का बोलो 0, 1/4, यानी r/1/λ आया ये। और आपको पता है ये जो अंतिम रहती है इसका लेमडा मिनिमम आएगा, क्योंकि ऊर्जा अधिकतम है, ये लेमडा आता है मैक्सिमम, जस्ट ऊपर से आता है वो लेमडा होता है मैक्सिमम। ये इसका आएगा न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। कौन सा आएगा? तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा बराबर आ जाएगा आपके 4/r, और आपको पता ही है r का मान 1/1.0927373 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस में 7। ठीक है, अपन इनको छोड़ते हैं, अपन 1 इंटू 10 की पावर 7 लिख देते हैं। बोलो कोई दिक्कत? ऊपर ले जाऊं तो लेमडा बराबर 10 की पावर माइनस 7, यानी इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये मीटर में है तो एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा 1000। ये सही नहीं आया यार, 4 था ना, तो 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रहा है ना। ऊपर 4 भी तो था, 4 था ना ऊपर, तो 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रहा है। अपन एग्जैक्ट भाग देंगे तो 4000 से कम आएगा मान। क्या आएगा? 4000 से। अब एक चीज पता है क्या तुम्हें? यहां 4000 पे कौन शुरू हो जाता है? अरे 3800 एंगस्ट्रॉम के बाद कौन शुरू हो जाती है? 3800, 7800। कुछ याद आया क्या टाबरियों? अरे कौन? दृश्य तरंगे। कौन सी तरंगे? कहां से होती है? 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो टाबरियों ये न्यूनतम तरंग दैर्ध्य आई है, 4000 से कम होगी, यानी 4000 के आसपास बोल दूं। ठीक है, यानी अब अधिकतम तरंग दैर्ध्य जाएगी जो 4000 के ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? यानी बामर वाली जो मिलेगी वो किस में मिलेगी? दृश्य क्षेत्र में मिलेगी। लाइमन किस में मिलती है? पराबैंगनी में। बामर किस में मिलेगी? एकमात्र श्रेणी है जो दृश्य क्षेत्र में मिलती है, और वो कौन सी श्रेणी है? बामर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है भैया? बामर श्रेणी किस में मिलती है? या बोल दे दृश्य क्षेत्र की जो होती है वो दिखाई, इसमें कौन सी मिलेगी? कौन सी श्रेणी मिलेगी? केवल और केवल बामर श्रेणी। क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन आपको पता हो तो अपन ने वहां ये भी लिखा था कि सबसे पहले n बराबर 2 वाली की खोज हुई थी, और n बराबर 2 वाली कौन सी है? बामर श्रेणी। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि सबसे पहले बामर श्रेणी की खोज क्यों हुई, तो अपन ये भी बता सकते हैं सबसे पहले बामर श्रेणी की खोज क्यों हुई। क्यों? क्योंकि बामर किस में आती है? दृश्य में। तो सबसे पहले दृश्य वाली थी, उनका पता लगा था। इंफ्रारेड और यूवी वालों का पता पहले नहीं लग पाया था। उसके बाद में आगे से आगे खोजें बढ़ती गई तो उनका भी पता चला। सबसे पहले किसका पता चला? बामर का। क्यों पता चला? आसान इसलिए था कि दृश्य क्षेत्र में थी तो वो आसानी से इसकी खोज कर पाए। क्लियर है? क्वेश्चन आएगा आगे। हाँ भैया, कौन सा क्वेश्चन है बे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी कुछ रेखाएं दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ती है। कौन सी श्रेणी रे? बामर श्रेणी। ध्यान रखना है, दृश्य क्षेत्र में आती है। कौन से में आती है? और लाइमन पराबैंगनी। किस में? शाबाश। हाँ भैया, बोर सिद्धांत के द्वितीय विग्रहित की व्याख्या किस परिकल्पना के आधार पर संभव है? तो बोर सिद्धांत के द्वितीय विग्रहित हट गया, लेकिन डी ब्रोगली परिकल्पना नहीं हटी है। ठीक है, तो किसके आधार पर कर सकते हैं? डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर। ध्यान रखना है थोड़ा सा। क्लियर?
चले आगे। थॉमसन परमाणु मॉडल की कमियां हट गया। रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप की मुख्य बातों का उल्लेख कीजिए, तो कर दोगे ये तो? अरे अधिकतर सीधे निकल गए, कुछ मुड़ गए, और 8000 में से एक वापस लौट गया। सिंपल सी बातें। फिर उनका तीनों का प्रेक्षण बता दोगे, प्रेक्षण का निष्कर्ष बता दोगे, निष्कर्ष के बाद में कमियां यहाँ पूछी ही नहीं है। संक्षेप में समझाइए कि किस प्रकार रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। तो वो कमियां यहाँ पूछ ली और बता दोगे। मैक्सवेल ने बोला था ना कि ऊर्जा घटती जाती है और वो इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। मतलब परमाणु का स्थायित्व होता है, और रदरफोर्ड के हिसाब से देखे तो स्थायित्व है नहीं बता पाया ये। ठीक है, और एक और था रेखीय स्पेक्ट्रम वाला, बता सकते हो आराम से। चलिए फिर कौन सा क्वेश्चन है? मॉडल परमाणु के, अच्छा ये तो गलत है। बोर के सिद्धांत की कमियों का उल्लेख कीजिए। अरे 5-7 कमियां लिखाई थी। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, परंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है, ऐसा कैसे होता है? संक्षेप में समझाइए। और अब देखो कितना खतरनाक मामला हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, और स्पेक्ट्रम में रेखाएं अनेक। तो ऐसा कैसे होता है, इसको देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में मिल सकता है रे भैया। ठीक है, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है रे टाबरियों, आपके सामने अभी पेश करने जा रहा हूँ। सीधा आपकी खोपड़ी में जाएगा रे। कहाँ जाएगा? खोपड़ी गर्म हो रही है क्या रे? नाके तो आते हो ना सारे आजकल हैं? क्या अब भी कहीं अब भी नहीं नहाते कहीं हैं? वो एक ऐसे शर्मा रहा है थोड़ा, मुझे लग रहा है वो नहीं नहाता है। हाँ भैया, ये हाइड्रोजन, ये उसकी कौन सी अवस्था है? आद्य अवस्था या मूल अवस्था? ले भैया ये मूल अवस्था। और ऊपर जितनी भी अवस्थाएं रहेगी सारी कौन सी अवस्थाएं? उत्तेजित अवस्थाएं। ठीक है, यहां कौन बैठा है टाबरियों? इलेक्ट्रॉन बैठा आराम से। थोड़ी सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन भागेगा रे। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मान लो भाग के इलेक्ट्रॉन यहां आ गया रे उच्चतम पे, यहां उत्तेजित होकर के यहां आ गया इलेक्ट्रॉन, अब यहां बैठ गया। मुझे बताओ स्थायी है क्या? ऊर्जा ली है, ऊर्जा ली है मतलब ऊर्जा बढ़ रही है, और आपको पता है जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होगी वो टिकेगा क्या रे? नहीं टिकेगा भैया, फुदकेगा वो तो इधर से उधर। तुम्हारे जैसे तुम भटकते हो ना, है कभी देखा? बुढ़ा डोकरा एक बेड पे पड़ा रहता है बेचारा। अभी तुम कभी इधर भागते हो, कभी इधर भागते हो, हैं? अरे फुदकते रहते हैं कि नहीं रहते? छोटा बच्चा एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़्यादा फुदकता है? 2 मिनट में इधर जाता है, इधर वाला बर्तन फोड़ा, उधर वाला फेंका, उधर वाला संभालोगे इतने में उधर जाके फोड़ देगा। होता है कि नहीं होता? और बुढ़ा डोकरा आराम से बेड पे लेटा रहता है, कोई टेंशन नहीं है। पानी का लोटा पकड़ा दो तो ठीक है, नहीं पकड़ाओगे तो भी बेचारा बैठा रहेगा, लेटा रहेगा ऐसे ही। सही बात है। तो एनर्जी कम है, एनर्जी ज़्यादा होगी तो फुदकेगा। एनर्जी ज़्यादा हो गई तो स्थायी नहीं है। अब फुदकने में इसका कोई फिक्स है क्या रे? कहाँ जाएगा? कोई फिक्स नहीं है, डायरेक्ट कूद करके यहाँ आ सकता है। ठीक है, यहाँ आएगा तो एक लैम्डा निकलेगी। ये कहे नहीं यहाँ नहीं जाना मेरे को, तो यहाँ से यहीं जाना है बस, तो एक और नई लैम्डा निकलेगी। हाँ या ना? ये कहे नहीं यहाँ नहीं जाना मुझे, यहाँ से सीधा यहाँ जाना है, और नया निकलेगा स्पेक्ट्रम। कहे यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ जाना है, कहीं भी जा सकता है भैया। और अगर तुम्हारे जैसे ज़्यादा कुछ मा दिए कि नहीं मुझे तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ जाना है, जाना तो वापस वहीं है। लौट के बुद्धू घर को ही आएगा वापस। कहाँ आएगा भैया? घर को ही आएगा। लेकिन आएगा कैसे? उसके कई तरीके हैं, और जितने तरीके से आएगा प्रत्येक बार क्या होगा? एक स्पेक्ट्रमी रेखा उत्सर्जित होगी, प्राप्त होगी अपने को। क्लियर है? यानी इलेक्ट्रॉन तो एक है। अब तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, वो तो एक ही तरीके से आएगा ना एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से सीधा आ गया तो एक ही होनी चाहिए फिर तो रेखा। अरे भैया हाइड्रोजन परमाणु, कोई भी आप प्रकाश डाल रहे हो उसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु है? असंख्य है। कितने हैं भैया? हाइड्रोजन परमाणु तो असंख्य है। असंख्य हाइड्रोजन परमाणु है तो उनके पास असंख्य इलेक्ट्रॉन है, और असंख्य इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने अपने तरीके से आएंगे सारे। कैसे आएंगे? अपने अपने तरीके से आएंगे।
तुम कहोगे ठीक है मास्टर बात समझ में आ गई, एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे इसको ये बता, हमें तो काम की चीज वो है। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के उत्तेजित अवस्थाओं में चला जाता है। चला तो गया, अब क्या होता है कि उत्तेजित अवस्था में पहुंचने के पश्चात वापिस मूल अवस्था तक वह अलग अलग तरीकों से लौट सकता है। या तो सीधे मूल अवस्था में आ सकता है या बीच में दूसरी अवस्थाओं में संक्रमण करते हुए मूल अवस्था तक आएगा। ठीक है, अरे लिख लोगे परिभाषा ऐसे? परिभाषा क्या मतलब लिख लोगे लैंग्वेज इसकी कि मूल अवस्था में होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में वापस मूल अवस्था में, यहां टिकेगा नहीं, 10⁻⁸ सेकंड भी नहीं टिकता है रे, इतने में तो वापस आ जाता है, कुल बलाटी मस्ती है, वापस जाना घर। जैसे तुम भाग के जाते हो घर से कि यहाँ से घर से भाग के चले जाए रे कहीं, फिर 1-2 दिन खाना नहीं मिलता, वापस भाग के घर को भागते हो, रे मर गए, भाग गए घर से, वापस मर गए, फिर घर आते हो भाग के। इसलिए तुम्हारे लिए कहावत कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। ये कहावत किसके लिए? तुम्हारे। इसलिए घर से जाना ही नहीं रहे, घर वाले रोटी दे रहे टाइम पे, और क्या चाहिए? सही बात है। अरे और भी चाहिए क्या? रोटी चाहिए और क्या? सुबह शाम रोटी खुद बना के खाओगे तब पता चलेगा बेटा, हैं? 2-4 दिन बनाएगा ना, एक तरफ भारत का नक्शा बनेगा, इतने में तवे पे डालेगा, इतने में काली हो जाएगी रोटी, फिर उधर से सब्जी बनाएगा, आलू उधर अलग तैरेंगे और इधर पानी अलग तैरेगा, हैं? फिर याद आएगी माँ बाप की कि क्या यार खाना तो घर पे ही मिलता था। कहीं बाहर जाओगे ना पढ़ने, जाओगे क्या? नहीं ये तो पूछ लो, जाओगे क्या? है ना, कहोगे सर हम बाहर ही हो गए, अब क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई में कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है किसी किसी के, पर किसी कोई जाएगा ना बाहर तो बाहर हॉस्टल की रोटियां खाएगा तो उसको पता चल जाएगा, हैं? वहाँ भी बड़ी प्यारी प्यारी रोटियां आती है रे, हैं? जैसे मतलब आटा बेल के ऐसे होती है ना, एकदम एक तरफ से तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी बिना सेके ही, तुम कहोगे वाह क्या रोटी आई, हैं? हाँ भैया आ जाओ वापस। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से वापस कई अवस्थाओं में संक्रमण करते हुए मूल अवस्था तक लौटेगा या सीधा भी मूल अवस्था तक लौट सकता है। और किसी भी प्रकाश स्रोत में एक हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, असंख्य परमाणु होते हैं, इसलिए असंख्य इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएंगे तो स्पेक्ट्रम जो अपने को मिलेगा कई सारी रेखाएं मिलेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत होगी तो भी क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, वापस पूछ सकते हो नालायक को। ललित को हंसी आ रही है, हैं? क्या सर मैं क्या पूछूं, मैं कुछ पढ़ता ही नहीं हूं, मैं क्यों पूछूंगा क्वेश्चन, हैं? चले आगे। नींद तो नहीं आ रही किसी को, हैं? नींद कौन बोल रहा है? यहाँ आ जाओ, प्रसाद दे दूंगा, नींद उड़ जाएगी सारी। हाँ भैया कौन सा क्वेश्चन है रे, बताओ अगला। हो गए पूरे? कौन सा क्वेश्चन है बताओ जल्दी। कहाँ छठा, इसमें दिख ही नहीं रहा, इधर दब गए सारे क्वेश्चन। रैखिल स्पेक्ट्रम के अध्ययन से तत्वों की पहचान कैसे की जा सकती है? रैखिल स्पेक्ट्रम के अध्ययन से तत्वों की पहचान कैसे की जा सकती है? अरे रैखिल स्पेक्ट्रम से तत्वों की पहचान कैसे की जा सकती है? अभी कोई पूछ ले फिंगरप्रिंट से आदमी की पहचान कैसे कर सकते हैं? आप देखते हो ना, आधार कार्ड आजकल कुछ नहीं करते, अंगूठा लगवाते पूरी डिटेल आ जाती है सामने, हैं? वही रैखिल स्पेक्ट्रम में रही है, उनका फिंगरप्रिंट है। क्या है? मतलब यहाँ से देखो कोई भी एक सिंगल, जैसे ये वाली यहाँ से यहाँ तक आई तो इसका लेमडा फिक्स होगा कि नहीं होगा? लेमडा फिक्स होगा, तरंगदैर्घ्य फिक्स होगा, उसकी आवृत्ति फिक्स होगी, सारी चीज फिक्स है कि नहीं है? तो इनके आधार पे उनका पता लगा लेते हैं आसानी से। ठीक है, यानी इनके रैखिल स्पेक्ट्रम के आधार पर अपन इनका आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्पेक्ट्रम की निश्चित आवृत्ति होगी, उसका निश्चित तरंगदैर्घ्य होगा, कोई भी ऊपर से नीचे की ओर आएगा कि इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में आया है, ठीक है, तो पता लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक आया, तो उसका लेमडा कितना है, और वो सबके लिए विशिष्ट होगा। जैसे अपने फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते, इतने लोग हैं, किसी का फिंगरप्रिंट मैच होता है क्या रे? हैं? किसी का तो हो जाना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है किसी का भी। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा क्वेश्चन है भाई? हाइड्रोजन गैस के किसी प्रतिदर्श में अधिकांशतः परमाणु n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में है। इस गैस में से दृश्य प्रकाश गुजारे जाने पर कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अवशोषण हो जाता है।
किस श्रेणी लाइमन अथवा बामर की स्पेक्ट्रम की रेखाओं का अधिकतम अवशोषण होता है तथा क्यों? देखो अवशोषण कहाँ होता है? मूल अवस्था में होता है। आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन होता है, ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्थाओं में जाता है। तो अवशोषण कहाँ होता है? मूल अवस्था में होता है। और इसकी मूल अवस्था कितनी बोली? इसकी मूल अवस्था बोल रखी है n बराबर 1 में। किस में बोला? ले n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसने ऊर्जा ली और ये कहाँ जा सकता है बताओ टाबरियों? ये दूसरे में जा सकता है, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, अनंत जा सकता है कहीं भी। अरे यहां से गया तो वापस भी तो लौटेगा किस में? पहले में। अरे पहले में लौटेगा कि नहीं? तो बताओ कौन सी श्रेणी आई? लाइमन आई। कौन सी आई रे? क्योंकि मूल ऊर्जा स्तर में क्या, मूल अवस्था में क्या करता है? वो अवशोषण करता है ऊर्जा का। किस में करता है? मूल अवस्था में अवशोषण करके ऊपर जाता है। अब ऊपर वो कहीं भी जा सकता है, दूसरी में भी जा सकता है, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, अनंत कहीं भी जा सकता है। ठीक है, यानी वापिस आएगा, लौटेगा। वापिस कहाँ लौटेगा? पहले में। वापिस कहाँ लौटेगा? पहले में। पहले में लौटेगा, इसका मतलब कौन सी श्रेणी आ जाएगी? लाइमन श्रेणी। प्रश्न में दृश्य प्रकाश वाली लाइन दे रखी है। हाँ, दृश्य प्रकाश की दे रखी है, लेकिन इसमें बामर नहीं जाएगा। इसने बोला है दृश्य प्रकाश गुजारे जाने पर। ठीक है, अब दृश्य प्रकाश गुजारा जाएगा तो उसमें विजिबल वाली थोड़ी दिखेगी। लाइमन है तो उसमें दिखेगी, विजिबल की थोड़ी विजिबल की तो किस में दिखती है? बामर में। ठीक है, लेकिन प्रकाश के अंदर और भी तो है, उसके साथ दूसरी चीजें तरंग देती, उसका एक कोई फिक्स थोड़ी है कि इसमें यही मिलेगी सिर्फ भाई 7 कलर उसमें कि भाई वही फिक्स है, वो थोड़ी है। ठीक है, अवशोषण कहाँ से होगा? अवशोषण मूल अवस्था में होगा, और मूल अवस्था यहाँ पर अपने को 1 दी है। मूल अवस्था क्या दी है? 1 दी है। अभी मूल अवस्था 2 दे देता तो 2 में अवशोषण करता, और 2 से कहाँ जाता? 3, 4, 5 अनंत कहीं भी जा सकता था, तो बामर आता। n बराबर क्या दिया है? 1 दिया है। n बराबर 1 दिया है, यानी यहां से अवशोषण होगा। यहां से अवशोषण होगा तो कहां जाएगा? 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। तो कौन आएगी? लाइमन आएगी। बावड़ा बना रहे दृश्य बोल के। ठीक है, हाँ, इसने कहा है ना किस श्रेणी, लाइमन अथवा बामर, यानी ये पूछना चाह रहा है कि लाइमन होगी या बामर होगी। जानबूझ के नाम दिया बामर का कि तुम दृश्य देख के बामर कर दो। ठीक है, लेकिन होगी कौन सी? लाइमन, क्योंकि जा कहां से रहा है? 1 से जा रहा है। 1 से जा रहा है तो आएगा भी तो वापस यहीं लौटेगा, तो लाइमन आएगी इसमें। हाँ भैया, चलिए आगे। बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा से क्या आशय तथा इसके लिए क्या शर्त है? अरे बोर के लिए स्थायी कक्षा की बात तो करी थी उसने कि जो NH/2π वाली में घूमेगा, या इसको ऐसे बोल देगा H/2π के पूर्ण गुणज वाली कक्षाओं में घूमेगा, वो स्थायी कक्षाएं बोली थी उसने। ठीक है, बता दोगे? थ्योरी के क्वेश्चन है। और कौन सा है फिर इसके बाद है? अरे क्वेश्चन तो बोलो रे। बामर श्रेणी अन्य श्रेणियों से पहले प्रेक्षित तथा विश्लेषित हुई थी। अच्छा, बामर श्रेणी अन्य श्रेणियों से पहले प्रेक्षित तथा विश्लेषित हुई थी। क्या आप इसके लिए कोई कारण सुझा सकते? बता दिया, बामर श्रेणी पहले क्यों दिखी? क्योंकि पहले कौन सी आई थी? दृश्य किरणें। ठीक है, दृश्य वाली आसानी से खोज हो गई। देखो क्या अच्छा क्वेश्चन आया है। बोर मॉडल में nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा का परिमाण En, केवल परिमाण दिया है भैया, यानी माइनस माइनस की बात है नहीं करेगा, तथा कोणीय संवेग Ln है। तो इसमें क्या संबंध होगा? तो इनमें संबंध निकालने के लिए अपने को थोड़ा एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। एक स्टेप पीछे मतलब जहां से ऊर्जा निकल के आई थी, जहां से ऊर्जा निकल करके आई थी। तो ऊर्जा कहाँ निकल करके आई थी भैया? kZe² वाले से। तो ऊर्जा देखो En बराबर क्या बोले थे अपन? kZe²/r, यही कुछ आया था, माइनस में आया था। किस में आया था? 1/2 था। 1/2 भी तो था आगे, यह आया था स्थितिज ऊर्जा के लिए था kZe²/r। तो इसके लिए 1/2 आया था टोटल एनर्जी के लिए। लेकिन अपने को इसका क्या चाहिए? केवल परिमाण चाहिए। क्या चाहिए भैया? केवल परिमाण चाहिए। ठीक है, अब दूसरा संबंध किसके बीच में लाना है? संवेग के लिए। संवेग अपने को पता है L बराबर क्या होता है? mvr।
अरे NH में कहाँ उलझ जाएंगे, उसमें कहाँ जाएंगे, MVR। इससे मिलता जुलता फॉर्मूला ला सकते हैं अपन अभिकेंद्रीय बल वाला, mv²/r बराबर है, कौन करता है कूलाम बल, kZe²/r², यही तो करता है इसको संतुलित। यानी r से r जाएगा तो mv² बराबर क्या आ जाएगा भैया, kZe²/r। अब मुझे ये बताओ, ये kZe²/r है, इसकी जगह mv² रख दूं क्या, रख दूं मतलब आप बोल दोगे इक्वेशन 1 व इक्वेशन 1 व, ठीक है भैया। तो 1 व 2 से देख लो, En जो है वो क्या आ जाएगी, 1/2 mv²। nवी कक्षा के लिए तो ये क्या हो जाएगा, Vn²। अब मुझे बताओ L बराबर MVR है, तो Ln बराबर M VnRn हो जाएगा। यहां से बोलो Vn बराबर है ln/mRn, यानी Vn का स्क्वायर क्या हो जाएगा रे, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और इसका मान यहां रख दूं क्या, 3 दे दूं, ऐसे लिख दूं इक्वेशन 3 में Vn² का मान रखने पर, रख दो मान, कैसे रखोगे, En बराबर 1/2 m Vn², ये रहा ln²/m², बोलो 1 m से 1 m, तो En जो है 1/2 ln²/mRn आ गया संबंध, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किसी में भी संबंध पूछ सकता है। तो देखो ई में ऊर्जा में और संवेग के बीच में संबंध आ चुका है, किसके बीच में, ऊर्जा में और संवेग के बीच में संबंध आ चुका है। क्लियर है, अरे ठीक है क्या, कैसे निकाला, थोड़ा एक स्टेप पीछे गए कि ऊर्जा ऐसे होती है, अपने को चाहिए केवल परिमाण, अपन जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल को कूलाम बल संतुलित करता है, तो उससे निकाल लिया ये, इसकी जगह अपन ने रख दिया mv², ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, v² का मान लेके आएंगे यहाँ से, ताकि उसमें ln आ जाए, संवेग आना जरूरी है, इसलिए अपन v² का मान रखा है यहाँ पे, उससे अपने इसमें क्या आ गया, संवेग, तो ऊर्जा और संवेग के बीच में संबंध आ गया। क्लियर है। फिर इसके बाद में कौन से क्वेश्चन आते हैं, निबंधात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है 6, और 6 के 6 आप आराम से कर लोगे, कर लोगे कि नहीं। छठा क्वेश्चन देखो, बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षाओं के लिए त्रिज्या के लिए सूत्र स्थापित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु में स्थायी कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात ये होता है। आ गया क्वेश्चन। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ तो त्रिज्या का दिया है, वेग के लिए भी बन सकता है और ऊर्जा के लिए भी बन सकता है, आसानी से कर दोगे, रट्टा मारने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, धीरे धीरे अपने आगे से आगे बढ़ते जाओ, हो जाएगा आराम से। अब कौन से प्रश्न है, पानी वानी पी के आना चाहते हो क्या, चलो कोई ना, पी के आ जाओ। फिर करते हैं कौन से प्रश्न है, 12 क्वेश्चन है बस।